दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। अब डिजिटल बोर्ड सेट हो चुका है और कुछ ही दिनों में आप लोगों का लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। ये पहला क्लास रिकॉर्डेड क्लास होगा जिसमें मैं संविधान के अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं और ऐसे ही आपके एग्जाम से पहले 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान से मैं कराऊंगा। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे मैं ऊपर करते रहूंगा, यानी कि क्वेश्चन अभी इजी से मॉडरेट है, लेकिन जिस तरीका से मैंने क्वेश्चन सेट किया है, अगर वो भी क्वेश्चन अगर देखकर आप चले जा रहे हैं एग्जाम में, तो समझिए कि लगभग 90% संविधान के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। इसके साथ जो भी फैक्ट होगा वो भी मैं बताते चलूंगा। पूरा डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर पूरा एक एक आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक क्वेश्चन का पूरा बेस, तो समझिए कि उसमें काफी समय लग जाएगा। तो जितना फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं बताते चलूंगा। ये मेरा पहला क्लास है और डिजिटल बोर्ड पर पहला स्टूडियो सेटअप किया गया है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि अगर कहीं त्रुटि होगा तो मुझे माफ भी कीजिएगा, लेकिन जरूर बताइएगा आप लोग कि कहाँ मतलब मुझे अच्छा करने की जरूरत है, और अगर डाउट भी होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 100 क्वेश्चन है, ये 100 थोड़ा कलर लगेगा। ये जो 100 क्वेश्चन है ये संविधान के क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। मैं हट जाता हूँ, नीचे देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, संविधान संशोधन वाला जो सबसे पहला प्रावधान याद रखिएगा, संविधान जो संशोधन किया जाता है ये आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, जो कि हमारे संविधान के भाग एक मिनट इसे सही कर लेता हूं। हमारे संविधान के भाग 20 में है, भाग 20 में उल्लेख किया गया है, और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा, प्रावधान जो लिया गया है। और अभी तक आप देखा जाए तो मुख्यतः 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और ये जो संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है ये लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। यानी कि आपको याद रहना चाहिए कि संविधान संशोधन करने में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्ति प्रदान किया गया है। संशोधन करने का मतलब कि कुछ संविधान में से निकाल कर बाहर करना ऐसे प्रावधान, या कुछ संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़ देना जो अभी परिस्थिति के अनुसार अनुकूल हो या जरूरत हो। ठीक, इसमें आंसर हो जाएगा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ये हो जाएगा। कुछ इसमें और भी आप समझ लीजिए कि जैसे आपको पूछता है कि ईडब्ल्यूएस वाला जो आपको प्रावधान जोड़ा गया है, ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो ये 103वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जीएसटी किसके अंतर्गत जोड़ा गया है? तो 101 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, आपको पूछ सकता है कि पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा के संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है, तो 102 संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ा आयोग के दर्जा दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल आपको 15 के 6 में, और फिर एक फंडामेंटल राइट का ये आर्टिकल है, ये आपको 16 के 6 में उल्लेख किया गया है। आप सभी को ये पता होना चाहिए। फिर एक आप अभी देखिएगा कि कुछ जो प्रावधान सिर्फ केंद्र को दे दिए गए थे, और जो ओबीसी लिस्ट बनाने के लिए वो फिर से आपको राज्य को दे दिया गया। ये 105वां संविधान संशोधन को फिलहाल किया गया था। ठीक, और 104वां संविधान संशोधन देखिएगा, इसमें जो 10-10 साल के लिए आपको बढ़ाए जाते थे आरक्षण के प्रावधान, जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला, और उसको 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। और साथ में जो एंग्लो इंडियन आपको मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, उसको हटा दिया गया है। तो मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। शो पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित, देखिए पंचायती राज क्या है? तो गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्तर पर प्रशासन पहुंचे, शासन पहुंचे। ठीक, तो उसी सपना को पूरा करने के लिए ये पंचायती राज उनका सबसे बड़ा सपना था। कुटीर उद्योग जो आता है वो भी उनका सपना था। तो इसमें आप देखिए कि पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, यानी लागू किया गया। ये आपको सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान में। राजस्थान में नागौर जो जिला है, इसमें आपको देखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ये लागू किया था। ठीक, और फिर आप देखिएगा इसी के बाद आपको आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया गया 11 अक्टूबर 1959 को संपूर्ण आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया गया। तो सबसे पहले आपको राजस्थान में और फिर आपको आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। अब ये देखिएगा पंचायती राज कहने कि आप सुने होंगे ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत के बारे में आप देखिएगा आर्टिकल 40 में उल्लेख मिलेगा। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख मिलेगा, जो कि डीपीएसपी में आपको ये प्रावधान है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए देखिएगा कि आपको फिर पंचायती राज जोड़ा गया संविधान के भाग 9 में। संविधान के भाग 9 में देखिएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, लेकिन इसका पूरा प्रावधान 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ।
ठीक, इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज या पंचायत करने का मतलब कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, यानी सत्ता का बंटवारा किया गया, निचले स्तर पर सत्ता को भेजा गया। ठीक है, और निचले स्तर पर ये कि ग्रामवासी भी सत्ता में अपना हिस्सेदारी बना सके और प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। पंचायती राज को 73वां जो संविधान द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया था, जो कि बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में अपना रिपोर्ट दिए थे, और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करने के लिए बताए थे। सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे पर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा पर जो जिला है उसके जिला स्तर पर जिला परिषद, ये आपको लागू किया गया था। फिर आप देखिएगा कि सरकार बदलता है, 1976 1975 से लेकर 77 तक जो आपात लागू हुआ था, फिर 1977 में आपात खत्म होता है, तो उस समय अशोक मेहता समिति बनाया जाता है। जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने किया था। ठीक, यानी कि ग्राम वाला खत्म कर दिया गया था, ब्लॉक और जिला वाला प्रदान किया गया था। तो ऐसे आपको पंचायती राज से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो फैक्ट है मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहां से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले वित्त आयोग का आपके दिमाग में नाम आता होगा, तो सबसे पहले ये आता होगा कि वित्त आयोग है क्या। यहाँ पर देखिए वित्त आयोग है, सबसे पहले ये संवैधानिक बॉडी है, और वित्त आयोग होगा तो वित्त आयोग के कोई अध्यक्ष भी होगा। तो अभी जो है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है, यानी कि नंद किशोर सिंह है, एनके सिंह। थोड़ा राइटिंग में देखिएगा, अभी राइटिंग सीख रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो मुझे लगता है कि हमको वहां देखना है, क्योंकि कैमरा वहां लगा हुआ है और मैं बार बार लैपटॉप पर देख रहा था, तो यहाँ से हमको नजर मिलाना है। प्रैक्टिस हो जाएगा क्योंकि पहला क्लास है, तो मेरे तरफ से थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा है, बट आप लोग जरूर साथ दीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो अध्यक्ष थे ये एनके सिंह थे, जो वित्त आयोग के, और माफ कीजिएगा 15वां जो है ये अभी जो है एनके सिंह, नंद किशोर सिंह है। पहला जो थे ये केसी नियोगी थे। आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है, आर्टिकल 280 में प्रावधान है, संवैधानिक बॉडी है। ये क्या करता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो पैसा है, टैक्स है, उसको बंटवारे का आपको बताता है। ठीक, यानी अगर हम बात करें केंद्र और राज्य के बीच में, यानी कि यहाँ पर हम अगर सेंटर लिखते, सी से सेंटर और एस से स्टेट लिखते, तो जो 14वां वित्त आयोग सिफारिश किया था उसमें आपको ये बंटवारा था 42% और 58%, ये टैक्स का बंटवारा था। यानी कि 58% अपने पास सेंटर रखेगा, क्योंकि सेंटर का बहुत काम होता है, पैसा इधर उधर भी, आपको डिफेंस में भी पैसा लगाना होता है, बहुत पैसा लगाना होता है, उस पर इकोनॉमिक्स जब पढ़ाया जाएगा तो उसको बताया जाएगा। 42% आपको स्टेट को बंटवारा करना है, स्टेट को, यानी कि 42% में सभी स्टेट को बंटवारा करना है। ठीक, अब ये जो ये 14वां वित्त आयोग का सिफारिश, फिर 15वां वित्त आयोग जब बना था, इनके सी सिफारिश जो किए थे, इसमें क्या किया गया, इसमें जो सेंटर को दिया गया है, ये सेंटर को आपको इसमें से आपको दे दिया गया है 57%। एक तरफ से 57 नहीं, आपको मान सकते हैं कि ये 58% है, इसे 58 ही मानिएगा, प्लस एक जो आपको कहां चला गया है, एक आप देखिएगा कि एक यहां पर चला गया है जो लद्दाख है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है राज्य से, उनके लिए 1% का पैसा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो 41% पैसा जो चला गया है ये सेंटर में चला गया। ये बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है आपको समय में। अभी जो स्टेट को देगा सेंटर, और जो वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 15वां 41% देगा, और आपको जो ये पैसा रखेगा, यानी कि सेंटर खर्च करेगा 1% आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और बाकी 58% तो आप समझ ही रहे हैं, तो इसको जोड़ जाकर आपको 100% कर लेना होगा। ये संवैधानिक बॉडी है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष के जो आपको नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अक्सर आप देखिएगा जो केंद्र स्तर पर संवैधानिक बॉडी के जो अध्यक्ष होते हैं या चेयरमैन होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछता है, भाग पूछता है, ये भाग 12 में है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है जो वित्त आयोग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल, क्वेश्चन राज्यपाल से। अभी आप सचिवालय सहायक का परीक्षा देकर आए होंगे, तो सचिवालय सहायक का जो परीक्षा देकर आप आए होंगे उसमें ये बताया गया होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया होगा। राज्यपाल से संबंधित फर्स्ट शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में एग्जाम था 23 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें आप देखिएगा कि राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन अच्छा खासा आए थे। जो राज्यपाल जो होता है ये क्या होता है, ये राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होता है, राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होता है। जैसे केंद्र स्तर पर कार्यपालिका जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। यहाँ पर देख सकते हैं कि नियुक्ति जब भी आएगा तो राष्ट्रपति करते हैं, और हटा भी कौन सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। यानी यहाँ पर पी से मैं प्रेसिडेंट लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट नियुक्ति भी करते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और ये जो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करते हैं, तो राज्यपाल जो नियुक्ति करता है ये आपको किसका करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर का नियुक्ति करता है, यानी कि मुख्यमंत्री का।
जो राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति आपको कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ये भी याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि राज्यपाल बनने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले भारत के नागरिक होना चाहिए। जो क्वेश्चन एज से रिलेटेड पूछता है यहाँ पे याद रखिएगा, राज्यपाल बनने के लिए एज चाहिए 35 वर्ष। अगर यहाँ पर ये पूछे कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 35 वर्ष। और यहाँ पर अगर वाइस प्रेसिडेंट पूछे यानी कि उपराष्ट्रपति पूछे तो ये भी बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। बाकी सबका अलग अलग जो नियुक्ति करने का जो आपको उसमें दिया हुआ है वो अलग अलग क्वेश्चन में मैं आपको कराते रहूंगा। बाकी आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकते हैं? यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। ये दे रहा है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अभी दिल्ली में स्थित है। तो सुप्रीम कोर्ट जो अपना त्याग पत्र देना चाहे वो किसको लिखकर देंगे? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को लिखकर। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पर। और अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? तो अभी है 33 न्यायाधीश हैं और प्लस एक आपको यहाँ पर कर दीजिएगा, आपको जो चीफ आपको है जो मुख्य न्यायाधीश है ये, तो टोटल 34 है। टोटल 34 है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो आजादी के बाद जब संविधान में इसका वर्णन दिया गया है और आर्टिकल 124 में ये आपको देखने को मिलेगा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। और इसकी स्थापना किया गया था 28 जनवरी 1950 को। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बन गया होगा। और ये आसान क्वेश्चन था कि अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है। हाँ, अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय को अपने मन से दे दिया लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को हटाना होगा यानी कि इनके चीफ जस्टिस या जो न्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको हटाना होगा, तो जैसे महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर जो प्रावधान दिया गया है बहुमत के आधार पर दोनों सदन में पारित करना पड़ता है, वैसे ही इनको भी हटाया जाता है। ठीक, तो महाभियोग वाला प्रावधान से इन्हें भी हटाया जाता है। और ये याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय हुआ, उच्च न्यायालय हुआ, ध्यान से सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दिमाग से एकदम याद रखिएगा। क्वेश्चन घुमा घुमा कर देता है लेकिन आसान भाषा में मैंने बता दिया। क्वेश्चन आगे देखिए, भारत में राज्य विधान पालिका यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव है का उच्च सदन होता है, यानी उच्च सदन के बारे में पूछ रहा है किसका? तो विधान पालिका या विधानमंडल भी आप जिसे बोलते हैं, जो राज्य में स्थित होता है। तो उच्च सदन कौन होता है? जैसे कि केंद्र में आप देखिएगा संसद उच्च सदन या स्थायी सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है, वैसे ही राज्य में देखिएगा हर एक राज्य में विधानसभा है जहां से मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं, यानी मुख्यमंत्री जो उत्तरदायी या मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होते हैं राज्य में, वो आपको विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन कुछ ही राज्यों में विधान परिषद भी है। वैसे बताया गया है कि विधान परिषद का कोई काम नहीं है, बस वो डिले करता है, पैसा खर्च होता है, बस नेता अपना जिज्ञासा साबित करने के लिए कि हम भी विधायक कहेंगे। विधायक जैसे विधायक दो टाइप के होते हैं, जैसे सांसद दो टाइप के होते हैं। सांसद दो टाइप के कौन हुए? जैसे कि एक तो लोकसभा में जो हम लोग वोट डालने जाते हैं, जैसे अभी 17वीं लोकसभा के 2019 में चुनाव हुआ था तो हम लोग वोट डालने गए थे और 5 साल के बाद होता है, तो उसमें जो सांसद चुने गए जैसे वो लोकसभा के सदस्य चुने गए, ठीक, वो चुनकर आप भेजे। और फिर आप देखिएगा कि जो हम लोग विधानसभा में चुनकर भेजते हैं और वो सब फिर चुनकर जो भेजते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में के सदस्य तो वो आपको क्या कहेंगे? सांसद ही कहेंगे, क्योंकि संसद में राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं और आप राष्ट्रपति या तीनों मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो ये गलत है। वैसे ही आप देखिएगा जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोला जाता है। एमपी में आपको कौन कौन हो जाएगा? तो राज्यसभा के भी सदस्य हो जाएंगे और लोकसभा के भी सदस्य हो जाएंगे। वैसे ही अगर राज्य में हम बात करें तो विधानमंडल के भाग में विधानसभा भी आ जाता है, विधान परिषद भी आ जाता है, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो विधानसभा तो प्रत्येक राज्यों में है जिसे हम लोग विधायक बोलते हैं, लेकिन आप देखिएगा विधान परिषद का भी चुनाव होता है बिहार में। तो बिहार ही जैसे 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है। कुछ और भी राज्य हैं जो विधान परिषद के, जैसे पश्चिम बंगाल हो गए, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, जो बोल रहा है कि हमारे यहाँ भी विधान परिषद होना चाहिए। बट अब ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के ऊपर की सरकार वहां पर कौन से है, उनका मन क्या है, मनोदशा क्या है, क्या सोचकर वो बनाया जा रहा है, वो अपना लड़ाई चलते रहता है। इसमें हम लोग ना बात करते हैं। मेन यह है कि जो विधान परिषद है आपको वो हो जाता है आपको उच्च सदन, यानी कि विधान परिषद, यहाँ पर विधान पालिका परिषद जिसे बोला जाता है, ये आपको क्या होता है? कुछ सदन होता है राज्य में। इसके सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु चाहिए होता है मिनिमम। ये भी ध्यान रखिए कि जैसे राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए होता है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए होता है, राज्य में विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए होता है। आपको वोट डालने के लिए आयु जो है ये 18 वर्ष है। मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष आयु चाहिए होता है। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष आयु चाहिए होता है, आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु चाहिए होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष आयु चाहिए होता है। अभी जो ये प्रावधान लागू किया जा रहा है कि लड़कियों को 21 वर्ष कर दिया जाए शादी के लिए, तो अभी तो 18 ही वर्ष है, तो लड़की के लिए 18 वर्ष है शादी के लिए और लड़का के लिए 21 वर्ष है। अगर इतना एज हो गया है तो आप शादी में निपट सकते हैं, यानी शादी कर सकते हैं, ठीक।
तो ये हो जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद अभी 6 ही राज्यों में, विधान परिषद अभी 6 ही राज्यों में, 6 ही राज्यों का मैं नाम आपको लिख देता हूं, यहां से दिखाई दे रहा होगा आपको। सबसे पहले याद रखिएगा सब अब एक दूसरे के पड़ोसी हैं, सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जैसे कि बिहार एक हो जाएगा, बिहार प्लस यूपी, यूपी यहां पर हो जाएगा, प्लस आप देखिएगा बिहार यूपी के बगल में है, फिर आपको महाराष्ट्र, एम से महाराष्ट्र में लिख दिया, तो महाराष्ट्र के बगल नीचे ही देखिएगा कर्नाटक पड़ता है, तो कर्नाटक यहां पर हो गया, फिर यहां पर प्लस कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्रा, और प्लस यहां पर तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। ऐसे 6 राज्यों में अभी क्या है विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर में था, तो जम्मू कश्मीर को तो आपको यूनियन टेरिटरी बना दिया, विधानसभा है वहां पर, लेकिन विधान परिषद अभी नहीं है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि यहां से ये क्वेश्चन बन गया आपका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसमें से बताना है कौन सा विषय है समवर्ती सूची में, देख लीजिए ध्यान से देखिए, मैं यही करूं, समवर्ती सूची का विषय कौन है। देखिए हमारे संविधान में देखिएगा तो 3 सूची का उल्लेख किया गया है, साथियों ने सूची पढ़िएगा तो उसमें आप देखिएगा 3 सूची है। संघ सूची, जिस पर संघ कानून बना सकता है, यानी कि केंद्र सरकार बना सकता है। अभी पहले उसमें देखिएगा 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन बढ़कर अब 100 हो चुके हैं। फिर उसके बाद आता है राज्य सूची, राज्य सूची का सब्जेक्ट घटा हुआ है, इसलिए देखिएगा केंद्र और राज्य में टकराव हरदम रहता है कि हमारे विषय हमारा जो सब्जेक्ट है या तो समवर्ती सूची में केंद्र डाल देगा, या हो सकता है कि हमारा सब्जेक्ट केंद्र सूची का बना दे। यानी कि सरकार सूची के कहने का मतलब कि अगर आप घर के कोई सदस्य हैं तो सबका काम निर्धारण किया गया है, जैसे कि पापा का काम अलग है, मम्मी का काम अलग है, भाई का काम अलग है, बहन का काम अलग है, वैसे ही आपको जो काम निर्धारण किया गया है वो निर्धारण, जैसे कि आपका काम है दिन भर बैठकर गेम खेलना, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आपका काम दिन भर बैठकर गेम खेलना है, और वो गेम खेलने वाला काम जो है आपसे छीनकर पापा अपने पास ले रहे हैं, तो आपको जरूर खुन्नस होगा कि मतलब मेरे पास गेम खेलने वाला काम था, मेरे से छीन कर ले लिया। तो वही केंद्र और स्टेट के बीच में टकराव का मुख्य में जो साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं यही होता है, ठीक, कि एक दूसरे के काम को लोग क्या करते हैं कि छीनने की कोशिश करते हैं। वैसे जो जरूरी है उसी को, पर ये हमारे संविधान के लिए और हमारे देश के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले अखंडता जरूरी है। तो ये जो क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में क्या है, यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा, शिक्षा है, और बलिष्ठ संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा राज्य सूची का सब्जेक्ट था, लेकिन बलिष्ठ संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये समवर्ती सूची में डाल दिया गया। एजुकेशन पर कौन कौन कानून बना सकता है, तो केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। 3 सूचियां मैंने बताया, सबसे पहले यहाँ पर सूची देख लीजिए, 3 सूचियां में कौन हो जाएगा, एक तो यूनियन वाला, यानी कि यूनियन वाला सूची हो जाएगा, एक स्टेट वाला हो जाएगा, एक कंकरेंट लिस्ट हो जाएगा, यानी समवर्ती सूची। यूनियन वाला पर यूनियन कानून बना सकता है, अभी देखिएगा 100 है, पहले 97 था, तो 97 से बढ़ा है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 97 से बढ़कर 100 हुआ है, आखिर कहीं ना कहीं से इसके पास सब्जेक्ट ज्यादा आया है। फिर आप देखिएगा स्टेट के पास पहले कितना था, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्टेट के पास पहले 66 था, अब घटकर इसके पास 61 हो गया है, ठीक, यानी घट कर ये हुआ है, ध्यान में रखिएगा ये घटकर हुआ है, तो ऐसे याद रखिएगा। और फिर आपको कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसके पास पहले 47 सब्जेक्ट था, लेकिन ये बढ़कर 52 हो चुका है। कभी आपको देखिएगा 1-2 इधर उधर होते रहते हैं। ये आपको 3 सूची है। यूनियन वाला पर आपको यूनियन बना सकता है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि केंद्र बना सकता है अपने में, ठीक, जैसे कि सुरक्षा वाला हुआ, रक्षा हुआ, सुरक्षा हुआ, रेलवे हुआ, जनगणना हुआ, ये सब मुख्यतः आपका देखा जाए यूनियन का है, ये आपको बैंकिंग। और फिर यहाँ पर आपको देखा जाए स्टेट का, स्टेट में अगर देखा जाए तो पुलिस हुआ, कृषि हुआ, ये सब जो पंचायती राज हुआ, ये सब किसका है, तो स्टेट का लिस्ट है, जिस पर स्टेट भी कानून बनाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस पर चाहेगा तो बना सकता है केंद्र भी कानून, स्टेट लिस्ट में सेंटर भी बना सकता है कानून, अगर लगे उसको कि अति महत्वपूर्ण है और राज्यसभा उस पर आपको बता देता है, तो ठीक। फिर आपको कंकरेंट लिस्ट, ये दोनों बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक, ये दोनों कानून बना सकता है। कहने का मतलब कि ये कंकरेंट जो लिस्ट है, इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है जैसे शिक्षा, शिक्षा कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची का, तो इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। देखिए मैं बहुत सिंपल तरीका से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, साधारण तरीका से मैं समझा रहा हूं। मुझे लगता है कि जो पढ़ने वाले, शुरुआत करने वाले स्टूडेंट होंगे उनको भी समझना जरूरी है, इसलिए मैं इस तरीके से समझा रहा हूं आपको, ठीक। फिर एक आपको बन जाता है, जैसे दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिहार दरोगा में, कि अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं, जो कि आपको तीनों लिस्ट में नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई नया प्रावधान आता है, जैसे कि साइबर कानून, जो साइबर कानून आया था उस पर मतभेद हो गया था कि केंद्र के विषय है कि वो समवर्ती सूची का विषय है कि राज्य का विषय है, तो साइबर कानून किसके पास चला गया, तो वो चला गया आपको केंद्र के पास। यानी कि नया नया चीज आया था, आपको कंप्यूटर की दुनिया बढ़ा था, ऑनलाइन चीज बढ़ा था, तो साइबर कानून वाला भी प्रावधान आपको जुड़ गया, एक दूसरे को लोग ठगी करते थे, ठीक है, आ गया था, ठीक। अब यहीं पर आप देखिएगा कि वो जो चला जाता है, अभी जो अवशिष्ट शक्तियां है वो आपको किसके पास है, निहित, तो संसद के पास निहित है। लेकिन आजादी से पहले जब अंग्रेज थे तो उसमें भी अवशिष्ट शक्ति होता था, वो आपको गवर्नर जनरल के पास या वायसराय के पास निहित होता था। तो मुझे लगता है कृषि जो हो जाएगा ये राज्य सूची का विषय है, पुलिस जो हो जाएगा राज्य सूची का विषय है, रक्षा जो हो जाएगा केंद्र सूची का विषय है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की
सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर कि उम्र है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश जो होंगे उनके रिटायरमेंट की जो उम्र होता है ये क्या होता है, ये आपको बताना है। ये होता है 65 वर्ष। 65 वर्ष होता है। अभी सर्वोच्च न्यायालय में 34 आपको न्यायाधीश है, ये मैंने आपको बताया। इनकी जो नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। और ये क्वेश्चन यहाँ से 62 वर्ष जो दिखाई दे रहा है ये आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है, यानी कि जो 25 उच्च न्यायालय है पूरे भारत में, हाईकोर्ट जिसे बोला जाता है, उसके सदस्यों की रिटायरमेंट की जो आयु है ये 62 वर्ष है। चलिए आगे जल्दी मैं क्वेश्चन कराते रहता हूँ, एक मिनट इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। सबसे पहले यहाँ पर जब राजनीतिक व्यवस्था आपका देखने को मिल रहा है तो यहीं से आपके दिमाग में एक चीज खटक जाना चाहिए कि आखिर हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, शासन प्रशासन जो है वो कहाँ से शक्ति लेते हैं। तो जो शक्ति होगा वहीं से जहां से शक्ति आप लेते होंगे वही मेन पॉइंट होगा। तो मेन पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, संविधान। तो यहाँ में सर्वोच्च कौन हो जाएगा, संविधान। क्योंकि ये देखिए इसमें ही से कुछ सर्वोच्च न्यायालय भी शक्ति लेता है, संसद भी शक्ति लेता है, राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री जितने भी प्रावधान है आपको संविधान में ही वर्णन मिलेंगे। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, संविधान। संविधान के अनुकूल ही हमारा देश चलता है, प्रतिकूल नहीं चल सकता है। ठीक। और चेक एंड बैलेंस के लिए आप जानते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका है, एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस बनाए रखता है कि कोई गलती ना कर पाए। और ये सभी प्रावधान आपको संविधान में मिलेगा। जो संविधान ये है ना, जो ये भारत का संविधान पूरे विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान है, पूरे विश्व का सबसे बड़े लिखित संविधान है भारत का संविधान। अगर ये क्यों है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो भारत के संविधान में केंद्र का भी प्रावधान है, मतलब केंद्र के शासन कैसे चलेगा केंद्र स्तर पर, और राज्य में भी है, और साथ में साथ अब तो ग्राम स्तर पर पंचायती राज वाला भी जुड़ गया है। तो ये इसलिए बड़ा हो गया संविधान हमारा। संविधान के सभी बातें संविधान में ही लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में आपको दिखेगा न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो किया जाता है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया है। ठीक। और जो मुख्य न्यायाधीश है उनके लिए भी यही आंसर हो जाएगा। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनके लिए भी यही आंसर हो जाएगा। हाँ, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे, उसके लिए आप देखिएगा प्रावधान कुछ अलग है, नियुक्ति वही करते हैं, कुछ विचार विमर्श राज्यपाल से करते हैं। फिर उस उच्च न्यायालय के अगर अन्य न्यायाधीश से नियुक्ति करेंगे तो उसके मुख्य न्यायाधीश से करेंगे, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आपको परामर्श लेंगे। तो ऐसे आपको है, मैं पढ़ाऊंगा कभी जब उच्च न्यायालय आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो ये राष्ट्रपति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा के लिए हमने ऊपर ही क्वेश्चन ये करा दिया है, अभी आप लोगों को आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो मैंने कराया अगर ध्यान से आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, क्योंकि लोकसभा दे रहा है। लोकसभा का मैक्सिमम संख्या अभी कितना हो सकता है, 550। क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको कराया है कि 150 विधान संशोधन द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन लोग लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते थे उसे अब खत्म कर दिया गया। ठीक, ये खत्म कर दिया गया है। तो अब 550 हो चुके हैं। 550 में देखिएगा कि अभी जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि से, अभी जो चुनाव जिसमें वोट डाले जाते हैं ये 543 पर आ जाते हैं। ये मैक्सिमम संख्या की बात किया जा रहा है। लोकसभा का विघटन हो सकता है, अस्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन राज्यसभा है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि संसद 79 वर्णन है, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में दिया हुआ है, पार्लियामेंट के बारे में, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है, और आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल 81 में जो लोकसभा के बारे में दिया हुआ है। ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पर 18 वर्ष जो है ये आपको वोट डालने की आयु जो किया गया था, ये 61वां संविधान संशोधन द्वारा आपको 1989 में अमेंडमेंट कर ये जो 18 वर्ष कर दिया गया था 21 साल से। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ है। फिर 21 साल पहले आयु था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये आपको 18 वर्ष कर दिया गया। पहले कितना था, 21 वर्ष था। अभी आप चुनाव लड़िएगा ना, मुखिया के चुनाव लड़ने जाते हैं, जो पंचायत का चुनाव होता है, तो उसमें 21 वर्ष आपको एज होना चाहिए। ये था मिनट, यहाँ से मैं ये जो हो गया क्वेश्चन पर आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, यहाँ पर देख सकते हैं ये है सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया।
यानी कि हमारा जो प्रस्तावना है ना, जिसे आपको देखिएगा संविधान सभा में जब प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। स्वीकार कब कर लिया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, तो हमारी प्रस्तावना जो है ये हमारे संविधान का एक आईना आप कह सकते हैं, या इसे परिचय पत्र कह सकते हैं, या संविधान की जन्म कुंडली भी कह सकते हैं। अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग जो विद्वानों ने इसका अलग अलग मतभेद बताया है, मतलब अपना वक्तव्य दिया है। ये समाजवादी शब्द देखिए प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ था जब आपात लागू था, तो उस समय एक संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, और आपात कब लागू हुआ था? तृतीय आपात, ये 1978 से लेकर 1977 के बीच में लागू हुआ था। तो इसी बीच में आपको देखिएगा 42वें संविधान संशोधन किया गया था, जो कि इसे बोला जाता है एक तरफ से जो ये आपात लागू किया गया था, भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा बोला जाता है। तो ये 42वें संविधान संशोधन में जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो अखंडता जोड़ा गया था, एक आपको पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, और एक शब्द समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। तो अभी तक मात्र प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुए हैं, याद रखिएगा, एक बार संशोधन हुए, और ये 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में बहुत से प्रावधान इंक्लूड किए गए थे, यानी कि बहुत से जोड़े गए थे, बहुत से हटाए भी गए थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी कि आपको बोला जाता है छोटा संविधान, क्योंकि बहुत से प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। 1976 की ये बात है, और ये 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आगे भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और उससे भी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन 13 देखिए, भारतीय संविधान में शामिल है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको इसमें बड़ी डाउट होता होगा, मैं इसका डाउट खत्म करता हूं। तो भारतीय संविधान तो विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां है। देखिए कभी भी जब क्वेश्चन बनाएगा ना, ऐसे बनाएगा कि अभी भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, अभी भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, और अभी भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन अगर तीनों एक साथ बने तो यही क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि ये पहले पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। अभी 395 मूल रूप से तो अभी भी 395 अनुच्छेद है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, एक अनुच्छेद जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटी आप जानते हैं, ये 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1978 में हुआ, 1976 में हुआ था, आप कीजिएगा 1976 में। इसमें आपको भाग 4A जोड़ा गया था, यानी कि इसे एक जगह क भी आप लिख सकते हैं हिंदी में अगर लिखना हो तो। और इसमें आर्टिकल 51, एक मिनट, आर्टिकल यहाँ पर जोड़ा गया था 51 ए जोड़े गए थे। तो ये आर्टिकल 51 एक सब देखिएगा, तो ये तो जो इंटरनेशनल शांति के बारे में बताता है, यहाँ से ही आप देखिएगा कि विदेश नीति भी आपको निकल कर आता है। तो ये जो बताता है ये तो डीपीएसपी का है, लेकिन इसमें आर्टिकल 51 ए में ही जोड़ा गया था एक फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। यानी कि अभी जो यूएसएसआर हो गया है, इसे रसिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूस बोलते हैं या रसिया बोलते हैं, ठीक? क्योंकि इसका विघटन जो हो गया था 1991 में हो गया था, इससे बहुत से देश निकले थे, वहीं से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटी। पहले 10 लिया गया था, लेकिन अभी 11 है, ठीक? मैं बताऊंगा कैसे आगे बढ़ गया, 11 हो गया। तो ये जो लिए गए हैं, ये देखिए 4A जो भाग जो हुआ वो भी आपको बढ़ा हुआ है, 4A, ये तो ये आपको सब आप कह सकते हैं इसका सब कैटेगरी, तो 4A हो गया। और आर्टिकल में भी देखिएगा कि 51A हो गया था। ऐसे ही कर आप देखिएगा, अभी बताया जाता है कि आर्टिकल जो है अनुच्छेद की संख्या 465 से ऊपर है और भागों की संख्या 25 से ऊपर है, लेकिन इसका आंसर यही होगा। पहले जब संविधान लागू हुए तो उसमें 8 अनुसूची था, लेकिन समय समय पर अनुसूची की संख्या बढ़ते गया, अभी 12 अनुसूची है। कितना कैसे 12 अनुसूची है? तो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन में मैं बताता हूं, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, तो ये आपको बताना है कि अगर यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करता है? यानी कि राष्ट्रपति की पद भी खाली हो, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल देखिएगा, ये आपको कौन से आर्टिकल में मिलता है? ये आर्टिकल, एक मिनट, जो कार्यपालिका प्रमुख होंगे भारत के, ये आर्टिकल 52 में मिलता है। और फिर आप देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में प्रावधान है। तो ये अगर दोनों नहीं होते, जैसे कि अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनके जगह पर तो उपराष्ट्रपति काम करते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति आ सकते हैं, राष्ट्रपति का पद खाली है तो। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन काम करेगा? तो ये काम करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के तौर पर। राष्ट्रपति के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो कौन काम करेगा? तो उस समय काम करेगा कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो काम करेंगे। ये भी नहीं अगर होंगे तो ऐसे आपको याद रखना है
कि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसके पद पर काम कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति के पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम कर सकते हैं, अगर ये भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश काम कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से कोई भी विवाद होता है, चुनाव संबंधी विवाद या शक्ति संबंधी विवाद, जो भी विवाद होता है उसका निवारण कौन करता है, तो ये आपको भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है वो करते हैं। यहाँ प्रमुख न्यायाधीश नहीं होगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट होगा, जो कि आर्टिकल 71 के तहत, और यही आपको सचिवालय सहायक में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन सचिवालय सहायक का है। क्वेश्चन 15 देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता ही दिया हूं। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पर देखिए आ गया क्वेश्चन आपका, समझिए यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है तो आपके एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है कब जोड़ा गया, संविधान संशोधन के बारे में मैंने बताया आर्टिकल 368 में ये है, और भाग 20 में इसका प्रावधान है। दक्षिण अफ्रीका से ये प्रावधान लिया गया संशोधन वाला। अब ये मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। इससे पहले मैं आंसर आपको बताऊं, सभी यहाँ पर डिटेल्स बता देता हूँ, ठीक। ये कहां से लिया गया है, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। अगर ऑप्शन में यूएसएसआर नहीं है तो अब रूस देगा, एक मिनट, रूस देगा, यहाँ पर रूस देगा। अब ये नहीं होगा तो यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था, 1991 में हो गया था। अब यहाँ पर आप देखिएगा यही से फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया था, किसके, स्वर्ण समिति सिफारिश किए थे, स्वर्ण समिति ने सिफारिश किया था। और इसके बाद आप देखिएगा 22वें संविधान संशोधन होता है, कब, 1976 में होता है, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे, ये याद रखिएगा। और ये कहां से, तो ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा 22वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये मौलिक कर्तव्य का पाठ किस में दिया हुआ है, ये संविधान के भाग 4 ए में दिया हुआ है, या 4 के क देगा हिंदी में देगा तो, और आर्टिकल 51 के ए में दिया हुआ है। 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपको देखने को मिलता है 86 अमेंडमेंट, यानी कि 6वें संविधान संशोधन द्वारा यह देखने को मिलता है। कब ये हुआ था, 2002 में, जिसमें ये बताया गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, गार्जियन का आपको कर्तव्य होगा तो उनको स्कूल भेजा जाए। और यहीं से 3 क्वेश्चन निकल कर आता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन क्या निकल करता है, सबसे पहला क्वेश्चन निकलता है कि राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था, ये 2009 में आया था, इंप्लीमेंट 2010 में हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये करता हूँ कि जो 86 अमेंडमेंट हुआ था, इसमें 3 प्रावधान जोड़े गए थे। एक तो आर्टिकल 21 के ए जोड़े गए थे, शिक्षा के अधिकार, ठीक। फिर दूसरा आपको जोड़ा गया था, और 45 आर्टिकल 45 में आप देखिएगा डीपीएसपी में ये कहा गया था कि राज्य का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, फ्री में शिक्षा की व्यवस्था करें। और फिर आप देखिएगा यही आपको 11वां जो आपको मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये आपको संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। आगे भी चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि एक एमपी, यहाँ पर देखिए एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर एमपी भी दे सकता है और विधायक भी दे सकता है, एमएलए भी दे सकता है, ठीक। तो एमपी और एमएलए दोनों कर लीजिए, यहाँ पर एमएलए की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगभग अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो ये किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 60 दिन, 60 दिन देगा। अब माह दिया हुआ है तो लगभग यही आंसर हो जाएगा 2 माह। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में माह भी दिया है, 60 दिन भी दिया है, आपको क्या लगाना होगा, 60 दिन लगाना होगा, ठीक। क्योंकि दिन में ही आपको संविधान में लिखा हुआ है 60 दिन, क्योंकि कोई महीना तो 31 का भी होता है, कोई महीना 29 का भी होता है, कोई महीना 28 का भी होता है, कोई महीना आपको 30 का भी होता है। तो ऐसे करके तो दिन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसमें आंसर 60 दिन होगा। अगर ऑप्शन इस तरीका से बने तो ये आपको 2 महीना लगाना होगा। और वो क्यों आपको रिक्त माना जाता है, क्योंकि सदन के जो अध्यक्ष होते हैं ना, राज्य में पूछे तो विधानसभा के अध्यक्ष, केंद्र में पूछे तो राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं। ऐसे अनुमति लेके और बता देंगे कितना प्रॉब्लम ये सब है, तो वो रिक्त नहीं माना जाता है। ये था आपका क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा आ गया यहाँ पर आर्टिकल 80 में आपको राज्यसभा है, आर्टिकल 80 में। और राज्यसभा अस्थायी सदन है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये होते हैं उपराष्ट्रपति। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान देखिए को नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति का प्रावधान मिलता है। राज्यसभा के सभापति को ही उपराष्ट्रपति कहा जाता है, और उपराष्ट्रपति का बकायदा क्या होता है, चुनाव, मतलब कि चुनते हैं लोग। इसमें कौन कौन लोग चुनते हैं, तो लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर इसका चुनाव करते हैं। और हम बात करें राष्ट्रपति का, सभी सदस्य यहाँ पर मैंने बोला है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति का, तो ये तो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ये भी याद रखिए। कार्यपालिका प्रमुख होते हैं भारत में,
ये राष्ट्रपति होते हैं, ठीक। और राष्ट्रपति में अगर बात करें कौन कौन इसमें आपको भाग लेता है, तो लोकसभा के निर्वाचित, ध्यान रखिएगा कभी भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं ना कि मनोनीत। राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं उसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जैसे कि जो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति 12 लोगों को, वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो लोकसभा के यहाँ पर देख सकते हैं आपको निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस विधानसभा, जो विधानसभा है राज्यों में उनके निर्वाचित सदस्य, और अभी दिल्ली में भी है विधानसभा, पुडुचेरी में भी विधानसभा है जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके भी सदस्य ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाकर हटाया जाता है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है, तो उसमें ये विधानसभा वाला सदस्य खत्म हो जाते हैं, यानी ये भाग नहीं लेते हैं, ठीक। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लेखानुदान बना है, ये इसको आपको अगर तोड़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेखा अनुदान बना है कि ये किससे मिलकर बना है लेखा अनुदान, तो लेखा अनुदान इसमें ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है बीसीएस में, तो ये देखिए बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, यानी कि बजट पारित होने लंबित होने के कारण बजट नहीं अभी पारित हुआ है, लंबित है, तो उसको कुछ पैसा खर्च करने के लिए सरकार को चाहिए या जल्दी से पैसा खर्च करने के लिए, युद्ध ही शुरू हो गया, वार शुरू हो गया तो पैसा चाहिए, तो उसके लिए ये किया जाता है, ठीक। और इसके अंतर्गत ही पैसा दिया जाता है, सरकार पैसा फिर खर्च करता है। ये बजट पारित लंबित होने के कारण ये लेखा अनुदान का आवंटन किया जाता है, ठीक। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, यहां से लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो लोक लेखा समिति जो है ये कैग की रिपोर्ट की जांच करता है, ठीक। कैग की रिपोर्ट आप जानते होंगे, इसकी जांच करता है, यानी कि पैसा कहाँ खर्चा हुआ है, पैसा के अनियमितता के बारे में देखता है, जो कैग अपना रिपोर्ट तैयार करता है तो उससे ये जांच करता है। तो ये पूछ रहा है कि लोक लेखा समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसको, कि लोकसभा के स्पीकर को, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को। अभी फिलहाल जिस दिन मैं ये पढ़ा रहा हूँ 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर है ये ओम प्रकाश बिरला है, यानी कि ओम प्रकाश बिरला है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और इसमें जो लोक लेखा समिति है इसमें 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो याद रखिएगा 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और यहाँ पर एक आपको आता है प्राक्कलन समिति, एक प्राक्कलन समिति आता है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, ये सबसे बड़ी समिति है, 30 सदस्य होते हैं, अब 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन है, एक साल के लिए ये आपको इसके सदस्य को लाया जाता है। और ये देखा जाए तो लोकसभा के जो कार्यकाल होता है सदस्यों का 1 साल के लिए होता है। लोकसभा यहाँ पर माफ कीजिएगा, इसका नहीं, ये जो है लोक लेखा समिति के जो आपको सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 साल के लिए होता है। और यहाँ पर देखा जाए कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं 1967 के बाद ऐसा देखा गया है कि इसका जो विरोधी दल के नेता होते हैं, यानी कि विपक्ष के नेता होते हैं, वही अध्यक्ष होते हैं। पैसा की बात है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख, राज्य सरकार दे रहा है, मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, राज्य सरकार दे रहा है, तो राज्य सरकार में जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं या आपको संवैधानिक प्रमुख वो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होंगे, यानी कि गवर्नर जिसे आप बोलते हैं, ठीक। आर्टिकल 155 में प्रावधान है। और यहाँ पर देखिएगा ये राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होते हैं गवर्नर, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये सब हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो आराम से आप लगा सकते हैं। राज्यपाल नियुक्ति किसके करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किसमें, किसी एक सदन में, गैर सदस्य के रूप में, ठीक, ये भाग ले सकता है संसद के किसी एक सदन में। संसद में लोकसभा के सदस्य आ जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य आ सकते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपको लोकसभा में भी भाग ले सकते हैं, राज्यसभा में भी भाग ले सकते हैं, या संसद के कोई भी समिति भी बनाया गया है ना उसमें भी भाग ले सकते हैं। ये भाग ले भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका मत नहीं जोड़ा जाएगा, ये मत नहीं दे सकते, यानी कि वोट नहीं दे सकते, इनका वोट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और ये भारत के सर्वोच्च आपको कानूनी अधिकारी होते हैं जिन्हें कहा जाता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में इनका प्रावधान है, राष्ट्रपति के प्रसाद तुरंत अपना पद धारण करते हैं, यानी कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, जो राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं
ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आपको लगेगा अगर आप पढ़े हैं तो, अगर नहीं पढ़े तो यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा और एग्जाम हॉल का परिसर आप लोग जान रहे हैं, ठीक। इसलिए मैं अभी क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत किया हूं। मैं अच्छा खासा हार्ड क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि संविधान के भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो ये संविधान ये देख सकते हैं कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो मैं पहले भी आपको कराया था, मेरे अगर क्वेश्चन करा तो ध्यान से सुने होंगे। तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनका निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सभापति का क्या होता है और निर्वाचन और उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो मैंने बताया था आपको, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये हो जाएगा राज्यसभा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है तो राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति कहा जाता है और उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये कोई राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए नहीं है, इनका चुनाव होता है। राज्यसभा के ये सदस्य नहीं होते, ठीक। अगर जैसे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होना जरूरी होता है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष से पहले एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है, यानी कि जब चुनाव होगा लोकसभा का और लोगों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद स्पीकर को चुना जाता है जो कि लोकसभा के सदस्य होना जरूरी है। अभी ओम प्रकाश बिरला है जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा के कार्यकाल पूछ रहा है, यानी कि संसद अपर सदन जो है यानी उस सदन के बारे में पूछ रहा है, इसमें से क्या होगा? तो समाप्त होने का विषय नहीं है। अगर यहीं पर क्वेश्चन दे देता कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछता तो वो 6 वर्ष हो जाते। यही क्वेश्चन देता कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्य हर एक मतलब 1/3 सदस्य कितने साल में रिटायर हो जाते हैं। देखिए कार्यकाल तो 6 वर्ष है, लेकिन वो जो लॉटरी सिस्टम लगाकर किया गया था, जो 1952 में 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था, तो एक ही बार में सभी को चुन नहीं हुए, लॉटरी सेशन आपको किया गया था और लॉटरी में से फिर देखा गया कि 1/3 सदस्य हट गए तो फिर उनका चुनाव 2 साल के बाद करा दिया गया, फिर वो उतना ही सदस्य हो गए। फिर ऐसे ये सर्कुलेशन मतलब ये आपको एक वृत्तीय गति में घूमते रहता है। अभी देखिएगा कि राज्यसभा के चुनाव जो होता है ना 6 साल में 3 बार हो जाता है, 3 बार देखिएगा अलग अलग जगह से आपको देखने को मिलता है, ठीक। और इसमें वोट कौन जाता है? राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनता है? तो राज्य में जो विधानसभा के आप सदस्य चुनकर भेजते हैं ना वही आपको राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। जैसे कि बिहार में राज्यसभा के आपको देखिएगा लोकसभा का तो 40 सीट है बिहार में, राज्यसभा का 16 सीट है बिहार में, विधान परिषद का 75 सीट है बिहार में और विधानसभा का 243 सीट है। तो ये जो 243 है ना, इसी के सदस्य अगर इसमें से मान लीजिए कि 240 मान लीजिए यहाँ पर हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ नीतीश जी के पार्टी से 240 सदस्य है, तो आप देखिएगा लगभग बिहार के जो भी सदस्य होंगे राज्यसभा में वो इनके ही पार्टी से हो जाएंगे। तो बवाल यहाँ पर है, इसीलिए देखिए कि राज्यसभा में लगभग हर एक राज्यों में आपको देखिएगा जहाँ पर विधानसभा के प्रतिनिधि पहुंचे जाते हैं, अलग अलग वहाँ पर पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, तो वहां से ये भी याद रखिएगा, मुझे बताना था। तो ये ठीक, अगर यही सदस्यों का कार्यकाल देता तो 6 वर्ष हो जाता, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ठीक। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? जैसे पंचायत राज पढ़े होंगे तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये क्या काम करता है? तो ये जिला परिषद है और जो ग्राम स्तर पर जो ग्राम समिति है, ठीक, या ग्राम पंचायत जिसे आप बोलते हैं, तो पंचायत समिति का यही काम होता है कि जो जिला है और ग्राम को जोड़ने का काम करता है, ठीक। तो ये क्या काम करता है? प्रशासनिक प्राधिकरण का काम करता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार-बार बिहार में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था में ये बीच वाला पड़ जाता है कौन? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति ये बीच वाला पड़ता है, जैसे कि पहला पर आपको ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय कौन बताया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, मैंने बताया था 1957 में अपना रिपोर्ट दिए थे। फिर उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 से लागू हुआ था नागौर के और राजस्थान के नागौर जिले से। क्वेश्चन आपके सामने 25 है कि केंद्र राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में भी, बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी, एक्साइज कांस्टेबल में भी और फायर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये 18 वर्ष कर दिया गया था, 21 वर्ष से घटाकर, जो कि मैंने ऊपर क्वेश्चन आपको कराया था, ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में किया गया था प्रावधान कि जो आपको 21 वर्ष पहले वोट डालने की उम्र था उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और वोट कौन डालता है? जो 18 वर्ष हो गया वो नहीं डाल सकता है, सभी लोग नहीं डाल सकते जो भी 18 वर्ष हो गए हैं, नहीं। वोट डालकर जो वोटर लिस्ट में नाम आपका होना चाहिए, वोटर लिस्ट आता है ना, उसमें आपका नाम होना चाहिए, ठीक, तभी तो आप वोट डाल सकते हैं। ये सभी थोड़े ना डाल सकते हैं जो 18 वर्ष हो गए, अपना नाम इंक्लूड कराना पड़ता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन 1989 में आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर जल्दी जल्दी मैं अब चलने की कोशिश करूंगा, काफी लेट हो गया। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 26, ये देखिए विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। सो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आप कर लीजिएगा, ठीक। तो विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण यानी कि एक यहाँ से आता है केंद्रीकरण, यहाँ से देखिए केंद्रीकरण, केंद्रीकरण मींस कि एक जगह पर सेंटर, पॉइंट ऑफ सेंटर पर आपका क्या हो, ज्यादा पावर हो, वहीं से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता, वहीं से सब चीज संचालन होता हो, तो केंद्रीकृत उसे शासन कहा जाता है, ठीक। और यहाँ पर विकेंद्रीकरण मतलब कि जो केंद्रीकृत सारा कुछ खत्म करो, मतलब कि निचले से निचले स्तर पर शासन को लाओ। तो विकेंद्रीकरण में आपको पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलता है, और वही आपको सिफारिश किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति, आपको बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था 1957 में। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो दोबारा वही चुने गए थे प्रधानमंत्री आपको, ठीक। और ये आपको सिर्फ 2 अक्टूबर का आपको समय याद होगा 1959 नागौर राजस्थान, और फिर 11 अक्टूबर को 1959। राइटिंग थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बस पहला क्लास है तो हैबिट हो जाएगा, लिखते लिखते तो फिर सही आने लगेगा। अशोक मेहता समिति जो बताया थी, ये 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वाला बताया था 1977 में। और ये बलवंत मेहता समिति है, ये 2 त्रिस्तरीय बताए थे। बाकी चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन अटेंड कीजिए कि भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, यहां से समझ लीजिए जो आप पॉकेट में मोबाइल रखते हैं ना, जस्ट लाइक उसी की तरह कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है। उस समय बाल कृष्णन चीफ जस्टिस थे, 2007 की बात किया जा रहा है, हरियाणा से ये शुरुआत किया गया था। तो ये कह रहा है कि मोबाइल कोर्ट के बारे में किसने जानकारी दिया था, ये क्वेश्चन के सामने ऑप्शन देख लीजिएगा। यानी कि चलित न्यायालय, यानी कि एक जगह से न्यायालय दूसरी जगह चल सकता है, इसलिए चलित न्यायालय से बोला गया है। इसके बारे में दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विचार, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रतिभा सिंह पाटिल जो है, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनती है, सभी को पता है। लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो सासाराम संसदीय क्षेत्र यानी हमारे संसदीय क्षेत्र से मीरा कुमार थी, याद होना चाहिए आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, के सामने क्वेश्चन। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा, सबसे पहले जो भी आपातकाल की घोषणा किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन की याद होना चाहिए। और राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। भाग 18 में इसका प्रावधान है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 3 प्रकार के आपात लागू किए जाते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत, एक आपको राष्ट्रपति शासन जो कि आर्टिकल 356 के तहत, और एक आता है वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत। ये तीनों लागू करते हैं राष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रीय आपात जो होता है आर्टिकल 352 के तहत 3 बार अभी तक लागू किया गया। चलिए मैं तीनों आपको बता देता हूँ। सबसे पहला 1962 के जब युद्ध हुआ था चाइना के साथ, फिर 1971 में जब बांग्लादेश हुआ था तो उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, दूसरा हुआ। ये आपको देख सकते हैं कि ये युद्ध के कारण लगाया गया था, दोनों युद्ध बाहरी आक्रमण के कारण लगाया गया था। तीसरा जो हुआ था 1975 में लागू हुआ था, इंदिरा गांधी उस समय राष्ट्रपति थी, और ये जो लागू हुआ था ये आंतरिक अशांति के कारण, यानी कि इसमें आंतरिक अशांति कहा गया था। यानी आंतरिक अशांति में कुछ भी हो सकता है, आपके घर में लड़ाई भी हो सकता है तो उसे आंतरिक अशांति कह सकते हैं, मोहल्ले में लड़ाई भी हो सकता है उसे भी, या खुद से बैठे हुए हैं दिमाग में आंतरिक अशांति चल रहा है उसे भी बच सकते हैं। इसलिए इसे जो लोकतंत्र पर काला धब्बा कहा जाता है इस आपातकाल को 1975 से लेकर 77 के बीच में लागू हुआ था। फिर आप देखिएगा कि इसमें संशोधन किया गया, 44वें संविधान संशोधन किया गया था 1978 जब सरकार बदला था उस समय, और ये जोड़ दिया गया कि कैबिनेट, इसी में जोड़ा गया था कि कैबिनेट जब सिफारिश करेगा, लिखित सिफारिश करेगा, आर्टिकल 352 के अंदर लिखित सिफारिश करेगा, तभी जाकर आप राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं। और आंतरिक अशांति की जगह आप सशस्त्र विद्रोह हो गया। सशस्त्र विद्रोह मतलब आर्मी अगर विद्रोह कर देता है उसे सशस्त्र विद्रोह हो गया। ठीक, ये आपको 3 बार अभी तक आपात लागू हुआ है। राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लागू हो चुका है अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो। और राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 355 के तहत अगर राज्यपाल को ऐसा होता है कि संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है राज्य का शासन, तो सिफारिश करता है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन बनाने के लिए। और राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लागू हुआ था, उस समय उसका नाम पेप्सू था। अभी तक बीजी आपात का नहीं लागू हुआ है। जब भी ये लागू होता है ना अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, तो संसद में अनुमोदन के लिए जाता है और 1 महीने के अंदर ये अनुमोदन होना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकता है। क्वेश्चन आगे देखिए 29, भारतीय संविधान के 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। सरकारी भाषा 8वीं अनुसूची क्या कहता है, इसमें भाषा की संख्या दिया हुआ है।
जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषा थे, ये देख लीजिए आपके सामने। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 14 भाषा थे। अभी कितना है? सो ये आपको 22 भाषा मिलेंगे। 22 भाषा में क्या भोजपुरी भाषा है? भोजपुरी भाषा है? भोजपुरी भाषा नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसका कोई लिपि नहीं है, इसका भी देवनागरी लिपि ही है। अब क्या लिखिएगा? तोहार, हमार, ये तो हिंदी का ही वर्ड हुआ, ज्यादा बल देकर आप बोल रहे हैं तो तोहार हमार देवनागरी लिपि में ही आप लिख सकते हैं, ठीक। सो ये आपको नहीं हुआ। बोली है, भोजपुरी क्या है? बोली है, क्योंकि बिहार यूपी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ठीक। अगर इस तरीके से अगर भोजपुरी को अगर आप संवैधानिक भाषा दिलवाने का जोर दे रहे हैं तो इसका मतलब सबसे पहले दावेदारी राजस्थानी भाषा को देगा, क्योंकि राजस्थानी भाषा तो इससे भी थोड़ा डिफरेंट है और वो अपना बार बार दावेदारी करता भी रहता है कि सबसे पहले हमारे 22 भाषा जो आपको है, इसमें 22 भाषाओं में 23वां भाषा हमारा दीजिए, जो कि 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक। देखिए हमारे संविधान जब लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची था, लेकिन समय समय पर बढ़ता गया। मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर सबसे देखिए पहला जो आपको दिखेगा कि जब 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, इसमें आप देखिएगा मुख्यतः वही चीज जोड़ा गया है, जैसे जमींदारी वाला कानून, ये पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, ठीक। फिर आपको दिखेगा कि 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, दल बदल कानून वाला 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। फिर देखिएगा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज। फिर 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था, नगर प्रशासन नगर पालिका वाला, आपको दिखेगा 74वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ऐसे कर अभी 12 अनुसूची है, तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका। ये क्या दे रहा है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो 18, 16, 17, 22 हो जाएगा। अभी तो 22 है, वही 22 है, पहले आपको 14 था, तो इसमें आप सुधार कर लीजिएगा, 22 यहाँ पर लिख लीजिए। 2003 में तो फिर 4 भाषा बढ़ा हुआ है ना, पहले 18 था 2003 से, फिर बढ़ा तो ये आपको देख सकते हैं कि 22 हो जाना चाहिए, इसका आंसर 22 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो है यानी यूनाइटेड नेशन का एक आपको अंग है सुरक्षा परिषद, ठीक। और ये देखिएगा उसका आपको सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से आप देखिएगा 10 अस्थायी सदस्य हैं, हर 2 साल के बाद ये बदलते रहते हैं। फिर आप देखिएगा 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो शक्ति है। इसमें से कौन हो जाएगा? एक तो यूएसए हो जाएगा, एक अपना नहीं मतलब ब्रिटेन हो जाएगा, और एक आपको फ्रांस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर एक आपको दिखेगा चाइना हो जाएगा, और फिर यहाँ पर एक आपको रूस हो जाएगा, ठीक। तो रसिया हो जाएगा। यहाँ टोटल 5 है जिनके पास वीटो शक्ति है, तो मुझे लगता है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रसिया, इनके पास ये आपको अस्थायी यानी परमानेंट है, ये आपको बदलाव नहीं होते, इनके पास वीटो शक्ति है। और ये इसमें दे रहा है, क्या दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी नहीं है, बाकी फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, चीन है, अमेरिका है, रसिया है, ये सब आपको है। भारत भी दावेदारी कर रहा है कि हमको भी सुरक्षा परिषद में मिलना चाहिए। तो इसका आपको दिखेगा सुरक्षा परिषद के आपको मुख्यालय पूछे या यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय पूछे, इसका आपको दिखेगा न्यूयॉर्क में मिलेगा, अमेरिका के न्यूयॉर्क में मिलेगा। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? जो चीन है, साम्यवादी दल का शासन वहां चलता है, तो चीन में आपको जो समाचार एजेंसी उसका क्या नाम है ये आपको बताना है। इसका नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी, ठीक। और जनसंख्या की दृष्टि से अभी आपको बड़ा देश देखा जाए तो चीन है, लेकिन कुछ ही दिनों में भारत इससे आगे निकल जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। बाकी जीडीपी से कब इससे आगे निकलेगा ये देखने की बात है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, और यहाँ पर है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच में पाया जाता है? तो चीन और भारत के बीच में पाया जाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में पाया जाता है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाया जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो कि जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? लंदन में इसका मुख्यालय पड़ता है, ब्रिटेन के लंदन में मुख्यालय इसका। ये किससे जुड़ा हुआ है? जो मानव अधिकारों से संरक्षण से जुड़ा हुआ है। और विश्व मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। ये है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन देता है कि ये दो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है जो कि यूनिसेफ पूछता है आपसे। यूनिसेफ का आपको देखिएगा मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में ही पड़ जाता है। यूनिसेफ की स्थापना जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यूनिसेफ डे जो मनाया जाता है 11 दिसंबर को मनाया जाता है, और वो जो बालक है, बालिकाएं हैं, उससे आपको उसके अधिकारों के बारे में बात करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पुलिस में, इसलिए मैंने बता दिया, यानी कि बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ था।
अस्पृश्यता का उन्मूलन या अस्पृश्यता का अंत जो दिया है आर्टिकल 17 में फंडामेंटल राइट में मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल ये आपको क्या हो जाता है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है बीएसएफ, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, अर्धसैनिक बल भी आते हैं और बांग्लादेश के भी बॉर्डर पर इसे तैनात किया गया है। तो बीएसएफ की स्थापना कब किया गया था ये आपको पता है, जैसे कि अभी एग्जाम होने वाला है आपका एसएसजीडी जो एग्जाम निकालता है इसी भर्ती के लिए ये भर्ती रहता है उसमें। तो वो स्थापना हुआ था जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, यानी कि 1965 में पाकिस्तान आ गया था, उसी समय बीएसएफ की स्थापना किया गया था उसके बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के लिए, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर के लिए। ठीक, यहां से क्वेश्चन पूछता है सीआरपीएफ, ये अंदरूनी एक तरफ से देखा जाए तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत सारा पैरामिलिट्री फोर्स आते हैं और ये अंदरूनी सुरक्षा के लिए काम करता है, यानी कहीं पर दंगा हो गया, कहीं पर मारपीट हो गया तो सीआरपीएफ की अगर मतलब वो राज्य के पुलिस से नहीं होता है तो सीआरपीएफ के सिर्फ डंडा अगर चमक जाता है तो वहां पर भीड़ पड़ जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। जिसे चितकबरा लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में, चितकबरा आ गया भाग यहाँ से, तो ये होता है, डर होता है, यानी कि पूरे पावर के साथ ये लोग उतरते हैं। और सीआरपीएफ की स्थापना जो हुआ था ये 1939 में हुआ था। इससे भी पहले असम राइफल की स्थापना हुआ था, असम राइफल की स्थापना 1835 में हुआ था। और अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये तो हो गया आईटीबीपी, यहाँ पर ये क्या हो गया, इसे यहाँ पर हो गया आईटीबीपी। तो ये इंडिया और तिब्बत जो है यानी चाइना वाला बॉर्डर पर ये रहता है, इसकी स्थापना जो हुआ था ये 1962 में हुआ था। ठीक, जो 1962 में इनके साथ ये हुआ था। फिर आपको देखिएगा एसएसबी की स्थापना किया जाता है, ये 1963 में किया गया था। ये कहां पर तैनात रहते हैं, तो ये रहते हैं तैनात आपको भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, पहले नेपाल के लिए बनाया गया था लेकिन अब भूटान के लिए भी, यानी कि भारत नेपाल के बॉर्डर पर और भारत भूटान के बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। मुझे लगता है कि भूल ही गए आप तो। और यहाँ पर सीआईएसएफ है जो कि इंडस्ट्रियल फोर्स के लिए बनाया गया था, सीआईएसएफ, इसकी स्थापना जो किया गया था 1969 में किया गया था, इसको कहा गया 1969 में किया गया था। तो ये रहा आपका, यहीं से क्वेश्चन बनता है, मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये तो लग रहा है कि हमसे ज्यादा पहले यही थक गया, चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आगे है, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये मनाया जाता है, बताइए, मैं यहाँ पर इसका फैक्ट लिख देता हूँ। जो देखिए भारतीय जो संविधान, देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था पूरी तरीका से, ये 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया था। लेकिन उससे पहले आप देखिएगा कि 26 नवंबर को कुछ जो है वो प्रावधान लागू हो गए, इसलिए 26 नवंबर को ही आपको संविधान दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाने लगा, तो 2015 से। ठीक, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, संपूर्ण नहीं लागू हुए थे। संपूर्ण जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 1950 को। ठीक, तो ये याद रखिएगा, अंतरित अधिनियमित ये कुछ जो प्रावधान है ये हो गए थे 26 जनवरी 1949 को लागू। 2015 से आपको संविधान दिवस का मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको लगा ले रहा हूं। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था ये आपको बताना है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो भारतीय संविधान को तीसरा वाचन में अपनाया गया था और वो जो अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा। देखिए, और संविधान सभा का जो गठन किया गया था ना, ये आपको कैबिनेट मिशन जब आया था 1946 में तब किया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग की कम सीट आया था उसमें और अपना वो मतलब कि अपना औकात दिखा दिया। तो उसमें आपको क्या गया कि वो जब सरकार बना तो सरकार में बहुत से देखिएगा कि कांग्रेस के सदस्य शामिल थे और उसको भी दिया गया था मौका शामिल करने के लिए, लेकिन उसने नहीं शामिल हुआ और उसका विरोध किया। तो फिर आपको देखिएगा उसके बाद आता है माउंटबेटन योजना, यानी कि जब आपको कैबिनेट मिशन आया था उसमें सदस्यों की संख्या देखा है संविधान सभा में तो 389 थे, 389 था। लेकिन जब माउंटबेटन योजना आया जिसमें आप देखिएगा कि भारत पाकिस्तान दो देश बनते हैं
और यहाँ पर देखिएगा पाकिस्तान ही बनता है, भारत तो पहले से पाकिस्तान जो बनता है भारत से निकलकर बाहर बनता है, ठीक। यानी कि होता है ना कि घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो लड़ते रहते हैं, वो बड़े भाई का बात नहीं समझ पाते हैं। अक्सर ये सभी घरों में देखा जाता है क्योंकि उन पर जिम्मेवारी नहीं होता है ना, तो वैसे एक जिन्ना था, जिन्ना एक अपना मतलब राग अलापे हुए थे, हमको पाकिस्तान चाहिए। तो ये 389 से जो घटकर हो गया, जब मतलब ये जो पाकिस्तान अपना अलग संविधान बनाएगा तो उसके जो सदस्य हैं पाकिस्तान वाला क्षेत्र लेकर, यानी कि अभी जो बांग्लादेश आप बोलते हैं उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया और अभी पश्चिम में जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान कहा गया, ठीक। तो उसमें से आपको देखिएगा फिर माउंटबेटन योजना के बाद 299 सदस्य बच जाते हैं, यानी कि ये पूरी भारत के लिए संविधान निर्माण कार्य करने का इनको दिया गया था और संविधान निर्माण हुआ। लगभग 12 अधिवेशन हुए थे और ये संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा के एक सदस्य प्रत्येक प्रांतों में से चुने गए थे 10 लाख को, 10 लाख पर एक सदस्य चुने गए थे और विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, तो संविधान सभा द्वारा। और ये अभी तक ये मतलब समझ सकते हैं कि ये जो हमारा संविधान है आने वाले भविष्य को भी देखा गया था और पास्ट में जो घटनाएं हो चुकी थी उसको गलती ना दोहराया जाए उसके लिए भी देखा गया था और प्रेजेंट में कैसे लोग वृद्धि करें उसे भी देखा गया था। इसलिए देखिए भारत कितना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, यानी कि हर प्रॉब्लम का सलूशन जो है ये संविधान में है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहां हुई थी? अगस्त 1987 में हुआ था प्रथम विधि विश्वविद्यालय में, यानी कि लॉ स्कूल की ये बात किया जाए, ये कहां पर हुआ था? सबका सपना होता है इसमें जाकर एलएलबी करने का, लेकिन बड़ी ज्यादा फी है। मतलब हम लोगों जैसे गरीब लोग और बिहार के खासकर लोगों जैसे मतलब अगर चाहे भी मन में तो सोचिए कि ये इसके क्लैट के थ्रू जाना पड़ता है, यानी कि क्लैट जो एग्जाम देता है उसमें एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक लाइएगा, ऊपर से मतलब 100 में पर आइएगा तो तब जाकर ये आपको विश्वविद्यालय मिलता है जो कि आपको बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पर ये जो मिलता है और ये बेंगलुरु में स्थित है, यानी बेंगलुरु किसकी राजधानी है तो कर्नाटक की राजधानी है, वहां पर यह स्थापना किया गया 1987 में प्रथम जो विधि विश्वविद्यालय। अपना ये है पटना में भी स्थित है, आपको पता होना चाहिए कि चाणक्य है। ये जो क्लैट के थ्रू आप जाते हैं अच्छा रैंक लाते हैं तब इसमें एडमिशन होता है। बाकी हम लोग तो एलएलबी जो किए हैं, यानी कि हम भी अपना एलएलबी के 2019 से 2022 के बीच में ये जो किया गया है एलएलबी हमने जो मेन कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक। क्योंकि वहां पर मात्र 3600 में मेरा एलएलबी निपट गया क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम निकालकर हॉस्टल में मिल गया था तो ये किया गया, यानी कि वहां पर 1201 रुपया फी था और यहाँ पर तो लाखों रुपया फी होता है। क्वेश्चन आगे देखिए 37 है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है ये आपको बताना है, यानी कि प्रकृति जब भी पूछे तो उसके मनोदशा के बारे में या पूछ रहा है, अगर व्यक्ति के बारे में पूछे तो, या अगर वो जीवित नहीं है मतलब मृत्यु है तो उसके बारे में ये पूछ रहा है कि वो किस टाइप की है, ठीक। तो प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है, प्रकृति में ये संघीय है किंतु भावनाओं में एकात्मक है। इसे समझने के लिए आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं बस इतना समझ जाना होगा, यानी कि प्रकृति में ये संघीय है। संघीय कहने का मतलब वो वाला संघ मत निकाल लीजिएगा, अमेरिका वाला जो फेडरल है उसके बारे में मत सोचिएगा। यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 में भारत दिया है, भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में वर्णन है। इसमें ये नहीं है कि भारत के जो राज्य है वो भारत से ही अलग हो सकते हैं, ये नहीं, याद फेडरल ऑफ स्टेट इंडिया नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो प्राकृतिक में संज्ञा है, यानी कि केंद्र स्तर पर भी जो आपको शक्ति का बंटवारा किया गया है, राज्य को भी शक्ति दिया है, राज्य अपना संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करता है। भावनाओं में एकात्मक है, यानी कि केंद्र को ज्यादा शक्ति दिया गया है, कनाडा वाला मॉडल अपनाया गया है। फिर भी आप देखिएगा कि केंद्र को ज्यादा शक्ति दिया गया है, यानी कि आपात लागू करने का राष्ट्रपति के पास शक्ति है और वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अनुसार ही होता है, कैबिनेट के अनुसार होता है, ठीक। सत्ता में जो बैठे हैं केंद्र में उनके अनुसार होता है। अगर वैसा आपको प्रावधान होता है यानी वैसा आ जाता है तो वो लागू किया जाता है। ये आंसर हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। काफी समय हो गया आप लोगों, मुझे लग रहा है वीडियो काफी लंबा हो गया तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना ही आपको उद्देश्य का कहा जाता था, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से इसे प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू और फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा इसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। तो ये आपको प्रस्तावना संविधान की कुंजी भी इसे बोला जाता है और ये कह रहा है कि जो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हम भारत के लोगों से स्टार्ट होता है। और सार्वभौमिक जो ये होगा, सार्वभौमिकता के मतलब लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब कि आप जो है स्वतंत्र हैं, आप पर किसी बाहरी देश या बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है, ठीक। आप अपने मनोदशा अपना विचार जो स्वतंत्रता से प्रकट कर सकते हैं। ये है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि हम संपूर्ण स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध, मैंने बताया अनुसूची, क्वेश्चन आ गया आपका।
भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब? तो 1985 में जोड़ा गया था। उस समय राजीव गांधी की सरकार था और आया राम गया राम वाला आया गया नाम वाला आप सुने होंगे कि जो दल बदलू कानून लाया गया था, दल बदल जिसे बोला जाता है, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और ये इसमें जोड़ा गया था। और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या दल बदल विरोधी कानून, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो स्वतंत्रता के अधिकार जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक 4 आपको दिए गए हैं। इसमें से आर्टिकल 19 का सबसेक्शन में यानी कि 6 अधिकार आपको दिया गया है। पहले साथ ही अधिकार 19 में भी एक आपको आर्टिकल पढ़ने को आपको मिला होगा, 19F खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 31 खत्म कर दिया गया, प्रावधान उसे कहीं और से कर दिया गया, मैं आपको बता दूं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट। इसमें आपको प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है और इसी के आपको 19 के आर्टिकल 19 के एफ में आप देखिएगा, इसमें आपको क्या था? तो संपत्ति का अधिकार था। और आर्टिकल 31 दो ऐसे प्रावधान थे जहां पर संपत्ति का अधिकार थे। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ठीक संशोधन कर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। और आर्टिकल 300A कौन से ये भाग में आता है? तो भाग 12 में आता है और इसे अब लीगल राइट बना दिया गया। ठीक, लीगल राइट बना दिया गया यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार थे। जब संविधान के भाग 3 देखिएगा, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये यूएसए के प्रावधान लिया गया, फंडामेंटल राइट यह यूएसए के संविधान से प्रावधान ग्रहण किया गया है। जो हमारे संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मिलता है। अभी 6 मौलिक अधिकार है, जो 7वां मौलिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार वो आर्टिकल 300A में डालता, उसे लीगल राइट बना दिया गया। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो क्वेश्चन मैंने करा दिया। क्वेश्चन 41 देखिए, भूमि सुधार के विषय अंतर्गत आते हैं। जो भूमि सुधार के विषय है ये किसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है कौन से लिस्ट में आता है? ये आते हैं राज सूची के विषय। कृषि भी राज सूची का ही विषय है, पुलिस भी राज सूची का ही विषय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ठीक, इसे बताइए, इसमें कौन पोस्टमार्टम कहा जाता है? ये आपको बताना है। पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट देता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट देता है। ये क्या मैं बता रहा हूं, मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? तो आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल आपको देखिएगा 12 से लेकर 35 तक मिला हुआ है। उसी में आर्टिकल 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट आपको प्रदान करता है कि आपका अगर अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आ सकते हैं। रीट लगाकर आपको जो रीट जारी किया जाता है, 5 रीट जारी किया जाता है आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं, यानी कि गरीब दबे हुए लोग या जिसका भी अधिकार का हनन होता है वो आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है हाई कोर्ट। इसमें आर्टिकल 226 में आप देखिएगा ये ज्यादा पावर दिया गया है हाई कोर्ट के मुकाबले सुप्रीम कोर्ट से। तो ये 5 रीट जारी करता है, जिसमें पोस्टमार्टम की संख्या दिया गया है अधिकार परीक्षा की। अधिकार परीक्षा क्यों वारंट जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, यानी किस अधिकार से आप ये जो पद है ग्रहण किए हैं, यानी ये आपको गैर कानूनी कोई पद ग्रहण कर लेता है तो उसमें ये क्यों वारंट जारी किया जाता है। ठीक, तो ये पूछा जाता है कि किस अधिकार से किया है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? आ गया क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको संविधान द्वारा दी गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए सब, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा नीचे चला गया है, ये देख सकते हैं, ये दिया गया संविधानिक जो देखिए वाद्य योग्य किसे बोला जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकता है, हाई कोर्ट देख सकता है, यानी कि आपके अधिकारों का रक्षा किया जा सकता है, उसे वाद्य योग्य बोला जाता है। सो फंडामेंटल राइट वाद्य योग्य है, लेकिन डीपीएस की वाद्य योग्य नहीं है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे राज्य के नेतृत्व तत्व बोला जाता है और राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक, तो ये जो है ये लागू करने का मतलब कि अगर आपका फंडामेंटल राइट हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, 5 रीट जारी करता है, और उच्च न्यायालय आप जा सकते हैं आर्टिकल 226 26 के तहत जा सकते हैं। ठीक, यानी आपके राज्य में जो मुख्यतः देखा जाए तो 25 अभी उच्च न्यायालय है पूरे भारत में, एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है। 25 जो उच्च न्यायालय है इसमें से आपको मान लीजिए पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916। मान लीजिए हम आप पटना में रहते हैं और मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, सो मैं जब जाऊंगा तो आर्टिकल 32 के तहत जाऊंगा, आर्टिकल 32 माफ कीजिएगा आर्टिकल 226 के तहत जाऊंगा, आर्टिकल 226 के तहत जाऊंगा। ठीक, ये मैं जो इसके तहत जाऊंगा तो ये अब पटना हाई कोर्ट में जाऊंगा। लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग एग्जाम देने गए, ठीक, एग्जाम देने गए और एग्जाम का पेपर लीक हो गया, सो इसमें किस तरीका से केस होता है, आप इंडिविजुअल केस भी कर सकते हैं।
इसमें आप देखिएगा कि आर्टिकल 32 के तहत भी केस होता है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल 236 के तहत भी लोग अपना हाईकोर्ट में चले जाते हैं, और हाईकोर्ट में अगर अच्छे से आप रख देते हैं एविडेंस, तो ये आपका अधिकार है ना जी भाई, आपका तो अधिकार मिला है ना। आर्टिकल आप देखिएगा 16 में, आर्टिकल 15 में आप देखिएगा जो अधिकार आप लोगों को मिला हुआ है, यानी आर्टिकल 16 में जो आपको नौकरी वाला चीज आपको आता है वो मिला हुआ है, तो उसके तरह आप जा सकते हैं कि मेरा तो फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, यानी कि कुछ लोगों को अलग प्रावधान दिया गया, कुछ लोगों को अलग प्रावधान दिया गया, जबकि दोनों लोगों से फीस समानता मतलब समान दिया गया था, तो इसके थ्रू आप जा सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि वकील के झंझट में ये सब पढ़ना पड़ता है, बहुत से वकील क्या करते हैं कि बस ऐसे अपना जेब खोलते हैं, ऐसे दोनों जेब में पैसा डलवा लेते हैं, ठीक, एक दो सुनवाई होता है, फिर आपको टालते रहते हैं, यानी कि लड़कों को समझ में नहीं आता और वो झंझट में पड़ जाते हैं, और एविडेंस नहीं भी होता है ना, तो वो सब बोलते हैं शुरू में केस लगा दो, और एक सुनवाई का लाखों रुपया लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई का 5 लाख रुपया हमसे खुद ही मांगा गया था, हम कहां से देते हैं, ठीक। तो ये आपको कहा गया है कि जो भारत के संविधान है ना, ये वकीलों का स्वर्ग है, आप सुने होंगे, ठीक, स्टेटमेंट है, एलएलबी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वरिष्ठ है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वरिष्ठ है, मतलब कि कहां इसका वर्णन दिया गया है, ये दिया है संविधान में भाग 4, ठीक, और ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है, और ये याद रखिएगा इसमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक प्रावधान है, और ये आपको राज्य को दिया गया है कि राज्य इस पर लागू करेगा या नहीं लागू करेगा, वो राज्य को ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन राज्य अगर मान लीजिए कि राज्य को दे दिया गया है, राज्य में अगर आपके ही मुख्यमंत्री हैं और आप एक चीज लागू करवाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो होगा हमको काम मिलना चाहिए, काम का मनोदशा अच्छा होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 41 के तहत आप पढ़े होंगे कि हमको काम भी मिलना चाहिए, काम पर जहाँ जाए वहाँ मनोदशा भी सही होना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी या जो भी यहाँ के इस प्रशासन में होंगे या वो बनाएंगे कानून, तो वो चीज होता है। तो ये जो है ये टीपीएस की, ये आयरलैंड भी देखिएगा ना, 1936 में देखिएगा, इससे पहले ये स्पेन से आयरलैंड ने लिया था, हम लोग आयरलैंड से लिए हैं, ठीक, ये भी याद रखिएगा, आयरलैंड स्पेन से लिया था। अब यहाँ पर है कि ये राज्य के नीति सब तत्व जो संविधान के भाग 4 में है, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। कुछ इसका आर्टिकल महत्वपूर्ण है, जैसे कि आर्टिकल 39A जो कि आपको सचिवालय सहायक में क्वेश्चन पूछ देता है। ये क्या है, तो मुफ्त में आपको जो कानून सहायता है वो मिलेगा इसमें, ये इसके लिए बहुत से लोग संस्था बनाए हुए हैं। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के बारे में, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता जो कि गोवा में लागू है, आर्टिकल 50 जो है ये न्यायपालिका को कार्यपालिका दोनों को अलग करता है, ठीक, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 51 ये आप देखिएगा कि ये जो विदेशों से रिश्ता है ये सब अच्छा होना चाहिए, ठीक, ये सब के बारे में आर्टिकल 51 बताता है। तो ऐसे कर आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 आचार आदर्श जोड़े गए थे, यानी कि यही फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया जा रहा है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, जो कि संविधान में भाग 4A में है, आर्टिकल 51A में है, जो कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। 11 के मौलिक कर्तव्य है, पहले 10 दिए गए थे, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये आपको 86 अमेंडमेंट जो किया गया था 2002 में। और मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के, जिसे मैंने डाटा बोला जाता है, ये संविधान के भाग 3 में, जो कि आपको कहां से लिया गया है? यूएसएस से लिया गया, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। पंचायती राज का सिद्धांत आप जानते हैं, पंचायती राज का आर्टिकल 143 के ए से लेकर 2 तक है मॉडल, ये पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है। और डीपीएसपी यहां पर काम करता हूं, डीपीएसपी का तो मैंने ऊपर बताया ना, 4 भाग 4 में, भाग 4 में आर्टिकल 36 में एक ग्राउंड जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन 46 है कि राष्ट्रपति आपको बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो बताइए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति, यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति ऑप्शन है कि संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट देता है, हो सकता है। तो ये देखिए ये संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा कहने का मतलब कि संसद 3 से मिलकर बनता है, यहाँ पर संसद अगर हम लिख लेते हैं संसद, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, एक लोकसभा के सदस्य लोकसभा और एक राज्यसभा के सदस्य, ये अगर मिलता है तो ये आपको क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। और कहिएगा कि इसमें राष्ट्रपति का क्या काम है? तो कोई भी कानून बनता है, कोई भी कानून बनेगा तो वो सबसे पहले कोई भी सदन में बन सकता है, यानी संविधान संशोधन की करके ही बनेगा। तो राज्यसभा में भी हो सकता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, लोकसभा में भी हो सकता है,
वो कोई भी भैया दोनों में पारित हो गया, ठीक, पारित होने के बाद ये किसके पास जाएगा, साइन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो भाई साइन करने के लिए जब तक साइन नहीं करेंगे कानून बनेगा ही नहीं। तो ये आपको राष्ट्रपति भी क्या होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर आगे देख लीजिए, आगे एक मिनट देखिए क्वेश्चन 47 है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, ये आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, बताइए। तो ये हो जाएगा संसद। आर्टिकल 61 के तहत उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है अगर ये बताया गया कि संविधान का अतिक्रमण हुआ है, यानी उल्लंघन हुआ है, तो ये आर्टिकल 61 के तहत लगा सकता है। ऐसे इनका मन खुद ही हुआ कि मैं हटना चाह रहा हूं, कि उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति का मन हुआ कि मैं हटना चाह रहा हूं, तो वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। और अगर इनके चुनाव संबंधी यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में आता है आर्टिकल 71 के तहत। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है और भी, जैसे उनके पद से हटाया जा सकता है। अब ये जो है आर्टिकल 61 के तहत जो महाभियोग लगाया जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि इनको कितने दिन पूर्व महाभियोग लगाने के कितने दिन पूर्व इनको बताना होता है, तो 14 दिन, यानी कि 2 सप्ताह बता सकते हैं। और फिर ये जो साइन करेंगे लोग, जैसे कि पहले साइन कर 1/4 जो सदस्य होते हैं किसी भी सदन का जो महाभियोग लगाएंगे उसके 1/4 सदस्य साइन कर बताएंगे ये 14 दिन पूर्व को। और फिर आप देखिएगा कि ये जो आपको फिर पारित होता है लिखित, तो फिर आप देखिएगा 2/3 वही सदन के 2/3 सदस्य साइन करते हैं और फिर वो अगले सदन में जाता है। 2/3 सदस्य अगर पारित हो जाता है तो ये अपना पद से इस्तीफा दे देंगे। अभी तक कोई भी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है, ये भी याद रखिएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 48 है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। जो संघीय मंत्रिपरिषद है के मंत्री होते हैं वे उत्तरदायी होते हैं, या संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 आप पढ़े होंगे। और यहाँ पर जो हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है कि राष्ट्रपति ही कोई भी मंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन सलाह प्रधानमंत्री से लिया जाता है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देंगे, बहुमत दल का नेता होंगे, ठीक, और फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे, इन्हें रक्षा मंत्री बना दो, इन्हें गृह मंत्री बना दो, इन्हें शिक्षा मंत्री बना दो, तो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं आपको प्रधानमंत्री की सलाह से। और जो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है वो किसके प्रति होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखिए 40 क्वेश्चन 49 देख लीजिए। राज्यसभा का सभापति कौन है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो सिंपल सी बात है ये कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 63 में नहीं हुआ है, उपराष्ट्रपति के बारे में शुरुआत होता है आर्टिकल 63 से। तो आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति से शुरुआत है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है। मैक्सिमम संख्या राज्यसभा का 250 हो सकता है, जिसमें से आपको देखिएगा अभी चुनाव जो होता है 245 पर, जिसमें से इसमें से भी 12 जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति विशेष क्षेत्र से, 12 लोग मनोनीत करते हैं विशेष क्षेत्र से राष्ट्रपति। मुझे लगता है हो गया, इन सब भी हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन 50 लिख लीजिए। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति के अधिकार नहीं देता। भारतीय जो संविधान है, जो विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत के राष्ट्रपति जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्यपालिका प्रमुख होते हैं जो केंद्र स्तर पर देखा जाए तो अधिकार नहीं देता है। जो भी काम किया जाता है ना बाहर में, जितना भी आप काम देते हैं, जितना भी संधि होता है वो भारत के नाम राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता है। प्रधानमंत्री, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था दरोगा में, प्रधानमंत्री के क्या होता है, मनोनयन होता है, नियुक्ति होता है, क्या होता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। और वो कौन करते हैं, तो वो बहुमत दल के जो नेता होता है प्रधानमंत्री, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा नंबर पर राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं, ये यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा था कि इसमें से कौन राष्ट्रपति नहीं करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं, यानी कि गवर्नर, जो राज्य के गवर्नर होते हैं। और राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। तो ऐसे आपको देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। बाकी रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये बात सही है, राष्ट्रपति होते हैं। देश के किसी भी भाग में आपातकाल स्थिति लागू कर सकते हैं, ये भी बात सही है। तो टोटल अगर देखा जाए तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि 85 क्वेश्चन में काफी समय हो गया है, तो अभी मैं 85 क्वेश्चन रखूंगा। बाकी आप लोग जरूर, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि पढ़ाने का क्या तरीका है, इसमें क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है बोर्ड पर। और मुझे लगता है कि मैं उतना ही आपको बताने की कोशिश की है जितना मैं टाइम मेंटेन किया जा सकता है। नहीं 50 क्वेश्चन और भी बहुत से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं।
और कभी समय मिलेगा या जब मास्टर वीडियो कराया जाएगा तो उसमें मैं जब 1000 क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट करूंगा तो ऐसे ही मैं पूरे डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चन में करा दूं और कुछ फैक्ट बताकर आगे बढ़ जाऊं, ये जरूर आप लोग बताइएगा क्योंकि आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसका सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी आएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।